प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं कि कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950 में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में हम कोशिका झिल्ली को उसमें आराम से देख पाए और उसकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, अगली वाली लाइन ये कह रही है कि हम लोग जब मॉडल जैसे मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे हमारे पास मॉडल सेल है, वो कौन सी है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका को ही हम मॉडल सेल क्यों चूज करते हैं? क्योंकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिल एब्सेंट होता है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। इसमें शुरू के 40 दिन तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और लास्ट के 80 दिन होता है न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। आई बात समझ में? और जितने के जितने सेल ऑर्गेनिल है सब के सब अनुपस्थित होते हैं। तो इसीलिए हम जब हम स्टडी करनी हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो किसकी लेते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन लेते हैं। तो आरबीसी जो है हमारे पास मॉडल सेल है। ऐसे कैसे मॉडल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा है बच्चों? प्लांट में मॉडल प्लांट कौन है? एरिडोप्सिस थाइलाना करके। अगर एनिमल्स की बात करें तो आपने देखा होगा माइस के ऊपर स्टडी करते हैं, खरगोश के ऊपर स्टडी करते हैं, बंदर के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टडी जो होती है माइस के ऊपर होती है। तो ये अगर अगर समुद्री जो जीव है उसके ऊपर स्टडी करना हो तो सी एलिगेंस। तो ये सब हमारे पास क्या मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो उसी तरीके से मॉडल सेल कौन सी है? आरबीसी। सही बात है। तो जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो हम ये जो जीव द्रव्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को समझेंगे, हम आरबीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो मतलब लिपिड का अमाउंट और प्रोटीन का अमाउंट होगा जो सबसे ज्यादा होगा। तो एनसीईआरटी कहती है जो प्रोटीन होते हैं वो 52% होते हैं और जो लिपिड होते हैं 40% होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है 6 से 8% होता है, लेकिन इसमें देर नहीं रखा है कार्बोहाइड्रेट का। तो अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लिपिड जो होगा वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में होगा। अब फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो थोड़ा कभी आपको पूछेंगे तो नहीं। तो इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है जो दो सतहों में व्यवस्थित होता है। ठीक है, लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित रहते हैं होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर और जल भिरु पूछ सिरा अंदर की तरफ रहता है। तो ये बच्चों देखो, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर है। ये है इसका जो ध्रुवीय सिरा, पोलर हेड, इंग्लिश में बोलते हैं पोलर हेड। और ये है इसकी अध्रुवीय पूछ, नॉन पोलर, अध्रुवीय पूछ, नॉन पोलर टेल। आई बात समझ में? तो ये वाला जो पोलर हेड होगा ये बाहर की तरफ रहेगा। ये देखो, ये सारे के सारे पोलर हेड बाहर की तरफ, और ये जो है नॉन पोलर टेल ये अंदर की तरफ। लिपिड की बाई लेयर है, सिंगल लेयर तो है नहीं, तो बाई लेयर है। तो ये वापिस से बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ये साइटोसोलिक साइड होगी जहाँ पे कोशिका द्रव्य उपस्थित रहेगा। ये नॉन साइटोसोलिक होगी जहाँ पे कोशिका द्रव्य अनुपस्थित रहेगा। आई बात समझ में? तो ये वाला जो हेड है ये पोलर हेड है, जल के संपर्क में रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड या फिर हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। जल स्नेही
सिरा। क्या बोलेंगे? जल स्नेही सिरा। जल से स्नेह करने वाला, सीधी सी बात है, जल स्नेही सिरा। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है, जो कि लिपिड से मिलकर बनी हुई होगी। अब लिपिड भी यहाँ पे दो टाइप के होंगे, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। आई बात समझ में? सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। कभी अगर अपन डिटेल में कोर्स करें तो ये सब बातें उसकी है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होते हैं, इसको संतृप्त वसीय अम्ल बोलते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हम कहते हैं ना डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। आई बात समझ में? तो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड में बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल, जल विरोधी टेल, जल विरागी या जल विरोधी, जल विरागी पूंछ। आई बात समझ में? यस या नो? तो ये ध्रुवीय सिरा जो जल के संपर्क में रहेगा इसलिए इसको जल स्नेही सिरा भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड। और ये अध्रुवीय पूंछ, नॉन पोलर टेल, जो कि अंदर की तरफ रहेगी, इसको जल विरागी पूंछ, हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। आई बात समझ में? जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ, बाहर की ओर, और जल विरूप पूंछ सिरा अंदर की तरफ रहता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। मतलब यहाँ पे भी वाटर होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं होगा जो इसका प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आई बात समझ में? इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे असंतृप्त का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन असंतृप्त भी होता है, असंतृप्त नहीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ, नॉन पोलर टेल, जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर नहीं है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, ये वाला कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल जो है स्टेबिलिटी देने का काम करता है। मैं आगे आपको बता दूंगा, स्थायित्व देने का काम करता है। प्लाज्मा झिल्ली को क्या, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। ये काम कोलेस्ट्रॉल का होता है। अब यहाँ पे एक ये क्या बात कह रहे हैं, देखो, अगर मैं ये बात करूँ, ये तो पोलर हेड हो गया, ठीक है। ध्रुवीय सिरा जो कि वाटर के संपर्क में रहेगा, जिसको हम जल स्नेही सिरा बोलते हैं। ये नॉन पोलर टेल हो गई। एक टेल ऐसी बनी हुई होती है बच्चों, तो ये तो संतृप्त, सिंगल सिंगल। संतृप्त का मतलब संतृप्त वसीय अम्ल, अगर केमिस्ट्री की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं? जैसे मक्खन जमा हुआ रहता है, घी, घी भी जमा हुआ रहता है, तो ये सब संतृप्त वसीय अम्ल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड हुए हुए रहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा? तेल, ठीक है। जो भी हम, ये जो तेल, खाने का तेल है, ये तेल, सरसों का तेल है, ये सब असंतृप्त वसीय अम्ल है। तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो हम जो खाते हैं ना, ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड है, बेसिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा है। तो ये है सैचुरेटेड और ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है, असंतृप्त, असंतृप्त वसीय अम्ल, फैटी एसिड। आई बात समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली ये क्या करते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तरलता प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको आ गया पूरा समझ में? क्या लिखा हुआ वापिस एक बार बता देता हूँ कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसमें लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। दो सतह में व्यवस्थित रहेगी, लिपिड की बाइलेयर होगी। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ और जल बिरुपु सिरा अंदर की तरफ रहता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ, ये पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है, अंदर की तरफ वाटर से इसका प्रोटेक्शन रहता है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? स्थायित्व देने का काम करता है, स्टेबिलिटी और रिजिडिटी, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। यस या नो? कोई डाउट है तो बताओ। अब इसमें क्या होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ रहता है और इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, जो कि आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है। आगे करते हैं अपन। बाद में रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, कि खाली लिपिड की बनी भी नहीं रहेगी। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, सही बात है, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैंने प्रोटीन का परसेंटेज देखा था तो कितना था, वहां पे 70% था, लिपिड का परसेंटेज वहां पे 30% था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% था। लेकिन हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में हमारे पास 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है और 6 से 8% जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो कि है 6 से 8%, ठीक है। और अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, न्यूरॉन की बात करूं, तो न्यूरॉन में वहां पे लिपिड ज्यादा होता है बच्चों, क्योंकि जो माइलिन शीट होती है ना वो स्पिंगोमाइलिन की बनी हुई होती है, तो वहां पे लिपिड का जो परसेंटेज होता है वहाँ ज्यादा रहता है। अगर नर्व सेल की बात करूं, नर्व सेल में जो प्रोटीन होता है वहां पे 30% रहता है, और वहां पे जो क्या कहते हैं लिपिड है वो 70% रहेगा, और कार्बोहाइड्रेट है वहां पे लेस देन 1% रहेगा। आई बात समझ में। वहां पे लिपिड क्यों होता है, क्योंकि वो माइलिन शीट जो होती है ना, वो माइलिन शीट किसकी बनी होती है, एक तरीके की लिपिड से बनी होती है, और वो लिपिड कौन कौन सा है, स्पिंगोलिपिड, या फिर स्पिंगोसिन भी बोल सकते हैं उसको। आई बात समझ में। तो मनुष्य की आरबीसी की लगभग 40 क्या कहते हैं, मनुष्य की आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। कई बार नीट में पूछा गया है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर, कि कैसे उनको अलग किया जा सके, दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंगभूत इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है परिधीय प्रोटीन या फिर बाहरी प्रोटीन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। अंगभूत प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। अंगभूत तो ये जो झिल्ली है, ठीक है, इस झिल्ली के अंदर रहेंगे, अंदर धसे हुए रहेंगे, ठीक है। और परिधीय प्रोटीन परिधि की तरफ मतलब बार बार रहेंगे, इधर भी रहेंगे, साइटोसोलिक साइड और नॉन साइटोसोलिक दोनों की साइड रहेंगे। तो झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर पाए जाते हैं, ये देखो, सही बात है, बाहर भी होंगे अंदर भी होंगे। जहाँ पे साइटोसोल प्रेजेंट रहता है उसको साइटोसोलिक साइड बोलते हैं, जहाँ पे साइटोसोल एब्सेंट रहता है उसको नॉन साइटोसोलिक साइड बोलते हैं। तो ये झिल्ली है, ये झिल्ली क्या, ये कोशिका है, ठीक है। ये साइटोसोलिक साइड, ये नॉन साइटोसोलिक साइड, दोनों ही तरफ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, परिधीय प्रोटीन। जबकि अंगभूत प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए रहते हैं। ये तो पूर्ण रूप से रह गया, और ये आंशिक इतना। आगे डायग्राम बना हुआ है, आगे भी बता दूंगा। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एंड निकोलसन द्वारा किया गया, जिसे हम फ्लूइड मोजेक मॉडल तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। ये जो नमूना है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा माना गया है। इससे पहले भी अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे। इससे पहले सैंडविच मॉडल दिया गया था, ठीक है। जैसे सैंडविच कैसे होता है, प्रोटीन की परत, बाहर भी प्रोटीन की तरफ और अंदर लिपिड की परत, ठीक है। जो प्रोटीन की थी वो 20 एंगस्ट्रॉन की थी, अंदर और बाहर वाली दोनों 20-20 एंगस्ट्रॉन की, और जो हमारा जो लिपिड की थी वो 35 एंगस्ट्रॉन की, तो हो गई 75 एंगस्ट्रॉन की। तो ये किसने दिया था, जो सैंडविच मॉडल है ये डेवसन और डैनिली ने दिया था। ड्रॉबैक क्या है, इसको कैसे निष्कासित कर दिया, ड्रॉबैक मतलब अमान्य कर दिया, निष्कासित तो क्या अमान्य कर दिया। अमान्य क्यों किया, क्योंकि ये पारगम्यता को नहीं बता पाया। इसके बाद में भी और मॉडल आया, ठीक है, वो रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन का मॉडल भी काम का नहीं था, वहां पे भी वो परमेबिलिटी को शो नहीं कर पाया। इसके बाद में सिंगर एंड निकोलसन आए 1972 में। 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया, ठीक है। फ्लूइड का मतलब लिपिड, मोजेक का मतलब प्रोटीन। इसके अनुसार लिपिड की अर्धतरीलीय प्रकृति के कारण, क्या लिखा हुआ है आगे,
वापिस से बता देता हूँ, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एंड निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, इससे पहले कौन सा आया था सैंडविच, किसका, डेवसन और डेनेली का, फिर रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय, लिपिड की ठीक अर्ध तरलीय प्रकृति, क्वासिक फ्लूइड, इंग्लिश में बोलते हैं क्वासिक फ्लूइड। ठीक है, अर्ध तरलीय मतलब आधा तरल जैसा, पूरा तरल नहीं है, आधा तरल जैसा या फिर आधा ठोस मान सकते हैं। सेमी सॉलिड मतलब कैसा, जेली जैसा। आई बात समझ में, यस या नो? अब मेरी बात सुनो, ये तो इसको मैं पूरा का पूरा लिपिड मान लिया। ठीक है, ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड की लेयर है। अगर पूरी की पूरी लिपिड की हुई, देखो ध्यान से, दो मेरे हाथ को देखो आप, ये पूरी की पूरी लिपिड की हुई तो इसका गिरने का चांस नहीं है, इसलिए अर्ध तरलीय प्रकृति की है। इसीलिए यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल दोनों ही आते हैं, सैचुरेटेड और फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों ही दोनों आते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड तो जमे हुए रहते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो फ्लूइड के फॉर्म में रहते हैं। अब यहाँ पे बीच बीच में क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी लगभग जमा हुआ रहता है, तो इसीलिए हम, मैंने वहां पे क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्थायित्व, स्टेबिलिटी और रिजिडिटी, दृढ़ता देने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। आई बात समझ में? प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट रहता है। अगर आपको ये बात लिखनी होती है, जो मैं बोल रहा हूँ लिखनी होती है, आप लिख सकते हो, लेकिन अपन एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट रहता है। आगे अर्धतरलीय प्रकृति के कारण समझ में आ गया? देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार लिपिड की अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह बाइलेयर है, सीधी सी बात है, के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं, लेटरल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी तरलता पर निर्भर करती है, जो जितनी ज्यादा फ्लूडिटी होगी, ये जो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी ज्यादा फ्लूडिटी होगी, जितनी ज्यादा तरलता होगी, तो वो लिपिड हमारे पार्श्विक गति का मतलब होता है। देखो आगे में मैं बता दूंगा, ये एक लिपिड का फॉर्म। अब देखो सोचने वाली बात आपके लिए होमवर्क है, अगर करो तो देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ये आपस में पास पास में कैसे आ गए, ये आप सोच के बताना, ये पास पास में कैसे आ गए। तो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा हुआ होगा, फोर्स लगा हुआ होगा। ठीक है, उस फोर्स के नाम आप बताना। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं पार्श्विक गति। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पार्श्विक गति, लेटरल मूवमेंट। उसके अलावा ये और भी अलग अलग टाइप के मूवमेंट शो करती है, जिनका नाम मैं बोल देता हूँ। रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल का मतलब होता है पूरा पूरा घूम जाना। ठीक है, एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये तो सिंगल लेयर बनी मैंने, ये होगी डबल लेयर, ये डबल लेयर हो गई। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं, एक तो फ्लिपेज एंजाइम काम करता है, एक फ्लोपेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, ये बेसिकली कोशिका मृत्यु जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, उसमें रोल होता है, लेकिन अभी ये हमारा काम का नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसूत्रक प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। ये तो मैंने बात की किसकी, लिपिड की पार्श्विक गति के बारे में। ठीक है, और प्रोटीन भी पार्श्विक गति करेंगे, सही बात है या नहीं है? प्रोटीन, अब इसके अंदर प्रोटीन हो गया तो ये प्रोटीन इधर चला गया, ये प्रोटीन इधर आ गया, तो ये बात होगी प्रोटीन की। तो कहने का मतलब होता है कि लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन और लिपिड दोनों के दोनों पार्श्विक गति करेंगे, यस या नो? जो प्रोटीन होगा वो पार्श्विक गति भी करेगा और रोटेशनल मूवमेंट, घूर्णन गति भी करेगा, लेकिन जो लिपिड होगा वो पार्श्विक गति भी करेगा, लेटरल मूवमेंट भी करेगा, रोटेशनल घूर्णन मूवमेंट भी करेगा, और वहां पे एक और तीसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? और प्रोटीन के पार्श्विक गति तरलता पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा तरल होगी कोशिका झिल्ली, उतना उतना पार्श्विक गति बहुत अच्छी होगी। यस या नो? क्लियर हुई बात?
झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी तरलता पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो गति है लिपिड भी करेगा, प्रोटीन भी करेगा। यस या नो? प्रोटीन है जो दो तरह की गति करेगा, लिखना हो तो लिख लो। एक तो कौन सी, पार्श्विक गति लेटरल मूवमेंट, और एक कौन सी, घूर्णन गति रोटेशनल मूवमेंट। और जो लिपिड है, लिपिड का जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये तीन तरह की गति करेगा, तो पार्श्विक, घूर्णन और फ्लिप फ्लॉप। यस या नो? देखो बच्चों, ये रहे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो मैंने बोला था। आप मेरे को बताना कि कौन कौन से फोर्स के थ्रू ये पास पास में आके चिपक जाते हैं। ठीक है, ये पोलर हेड बाहर की तरफ, ये पोलर हेड बाहर की तरफ, ये नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ। यस या नो? ये भी वैसा का वैसा है। ये वाला प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन, ये बाहर की तरफ है पेरिफेरल प्रोटीन। यस या नो? ये वाला भी देखो इंटीग्रल प्रोटीन है। ये वाला क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये भी कोलेस्ट्रॉल है और ये भी कोलेस्ट्रॉल है। ये देखो, ये परिधीय प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली परिधीय नहीं है, ये अंगभूत है। ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल। आई बात समझ में? ये अंगभूत प्रोटीन पूरे के पूरे धसे हुए रहते हैं। हुआ क्लियर? यस या नो? ये भी देखो अंगभूत प्रोटीन, ये परिधीय प्रोटीन बोला है इन्होंने। अब देखो, ये छोटे छोटे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन जैसे फ्री फॉर्म में है ना मुक्त रूप से, वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट जो होगा मुक्त रूप से नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको बोलते हैं, और लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, देखो ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन। यस या नो? आई बात समझ में? ये देखो यहाँ पे इन्होंने परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। आगे बात समझ में? आगे लूँ? देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, झिल्ली की झिल्ली की तरलीय प्रकृति, झिल्ली का फ्लूइड नेचर, प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, कोशिका में वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन, दो कोशिका का पास पास आना, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण। ठीक है, फिर इससे कोई भी मटेरियल इसमें चला जाएगा, इससे कोई मटेरियल इसमें चला जाएगा। श्रावण, सिक्रेशन, अंतकोशिक एंडोसाइटोसिस, ये जो सेल है, ठीक है, बाहर से कोई भी मटेरियल ये अंदर ले लेगी, फिर ये एंडोसाइटोसिस, ये मटेरियल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, कोशिका की वृद्धि, अंतर कोशिक संयोजन, पास पास में कोशिका का आना, ठीक है, अंतर कोशिक संयोजन का निर्माण होना, श्रावण, सिक्रेशन, कोई भी अंदर से सब्सटेंस है उसको बाहर भेजना, अंतर कोशिक बाहर से जो सब्सटेंस है उसको अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस, और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये बात। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था आपको, जो यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम था, यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, रॉबर्टसन ने दिया था, और सैंडविच किसने दिया था, डेवसन और डेनिली ने। ये दोनों के दोनों पारगम्यता को नहीं बता पाए थे, परमेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। लेकिन हमने पहले भी बात की थी, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, चयनित पारगम्य है, तो वो तो शो ही नहीं कर पाए। परमेबिलिटी को कौन शो कर पाया, सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोजैक मॉडल। आई बात समझ में? जी द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली में दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगमी होती है। सही बात है, अणु इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, और चयनित पारगम्य सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसको हम निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं,
अपने पानी की टंकी ऊपर है, ठीक है, पानी की टंकी छत पे लगी हुई है और नीचे नल लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। वहां पे अगर बाल्टी भरनी हो तो ऊपर पानी ज्यादा है, ऊपर पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे नीचे पानी की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो जैसे ही हम नल खोल देते हैं तो ऊपर से नीचे पानी आता है। यस या नो? अब यहाँ पे देखो निष्क्रिय परिवहन, ठीक है, पैसिव, कोई ऊर्जा लग रही है किसी टाइप की, कोई भी ऊर्जा नहीं लग रही है, जैसे जैसे नल को खोला पानी नीचे आ गया, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसी तरीके की कोई ऊर्जा नहीं लगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो गया। जैसे अगर मैं और समझाऊं तो यहाँ पे किसी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लो, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जैसे इसमें है ये देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन। आई समझ में बात? उदासीन विलय, ठीक है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण सिंपल डिफ्यूजन द्वारा झिल्ली से होकर जाते हैं। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं विसरण। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? कि जो उदासीन विलय है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, विलय जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। यस या नो? मतलब कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे उसका अमाउंट कम है, तो वो हाई से लो की तरफ जाएगा। यस या नो? ये झिल्ली मान ली, तो ये यहाँ पे आ गया, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कौन? उदासीन विलय, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, विलय जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। किसके द्वारा जाएंगे? सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण के थ्रू जाएंगे। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, जल भी ऐसे ही जाता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं, विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू जल का जाना, बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होती है कि बीच में जो झिल्ली होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं कि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। आई बात समझ में? चूंकि ध्रुवीय अणु जो लिपिड, चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह है, सही बात है, टेल जो है हमारी अध्रुवीय सतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसमें वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ये प्रोटीन होंगे तभी वो आर पार जा सकते हैं। इसको बोलते हैं सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, कि भाई एक प्रोटीन की फैसिलिटी मिल गई। आई बात समझ में? कि प्रोटीन की फैसिलिटी मिल गई। देखो मैं एक एक वर्ड क्लियर करवा रहा हूँ। प्रोटीन की फैसिलिटी मिल गई, उसको बोलते हैं सुसाध्य विसरण। यस या नो? क्या लिखा हुआ है? सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जो अणु, ये भी वो लाइन लिखी हुई है, जो अणु ध्रुवीय होते हैं वे तेल जैसे अध्रुवीय लिपिड से होकर नहीं गुजर पाते। सही बात है। तो हमारी जो जो हमारी टेल है वो तो हमारी नॉन पोलर है ना, अध्रुवीय है। ऐसे अणुओं को झिल्ली पार कराने के लिए विशेष वाहक प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य। ये रहा देखो फैसिलिटेड, ये प्रोटीन है तो ये फैसिलिटी का काम करेगा। यस या नो? तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा चला गया, इसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वापिस से मैं बोल रहा हूँ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन जिसको सुसाध्य विसरण भी बोलते हैं, डिफ्यूजन जिसको विसरण बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण और परासरण, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? निष्क्रिय परिवहन में। किस में आते हैं? निष्क्रिय परिवहन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। वापिस से बोल रहा हूँ, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण विसरण, परासरण, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण, ये किस में आते हैं? निष्क्रिय परिवहन में आते हैं। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो भी हमारा पदार्थ है, जो भी हमारे कण है, उनका मूवमेंट होता है। यस या नो? आई बात समझ में? कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से
परिवहन उनकी साधनता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च की तरफ, जैसे निम्न से उच्च की तरफ, जैसे ये मान लिए मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, कोई विलय बहुत ज़्यादा है, फिर भी कम से ज़्यादा की तरफ आएगा, इसको बोलेंगे सक्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन। अब ये भी एक तरीके के प्रोटीन से आएगा, जैसे सुसाद्य विसरण एक तरीके से प्रोटीन से आ रहा था, जिसको वाहक प्रोटीन बोला, ये भी एक टाइप के प्रोटीन से ही आएगा, वो सोडियम पोटेशियम पंप, उन प्रोटीन को पंप बोला, सोडियम पोटेशियम ओपन पंप। यस या नो? जैसे ये रहा। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये कम से ज्यादा की ओर आ रहा है। पहले तो क्या हो रहा था, हाई कौन से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, अब ये वापस कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। अब जैसे मैं सीधा सीधा कहूँ, नीचे पानी का टैंक है और ऊपर क्या लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, नीचे पानी का टैंक है। अब नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर चालू करनी पड़ेगी। मोटर चालू करेंगे तो क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। यहाँ पे भी एनर्जी है, एटीपी के फॉर्म में लगती है। तो ये वाला बिना एटीपी काम होगा, ये वाला बिना एटीपी काम होगा, लेकिन इसमें तो एटीपी लगेगी लगेगी। आई बात समझ में? तो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत होती है, और एग्जाम्पल कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप, 1000 बार नीट में पूछा गया है। यस या नो? कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च की ओर होता है, कम से ज्यादा की तरफ, जैसे इधर कम है और इधर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमको ऊपर से नीचे से ऊपर पहुंचाना है। आई बात समझ में? फिर भी हमको नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो इसके लिए मोटर चालू करनी पड़ेगी पानी चालू करने के लिए, और वो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी एटीपी है। मोटर वाला एग्जांपल आ गया समझ में? तो निम्न से उस सांद्रता की और इस प्रकार के परिवहन हेतु आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एटीपी नहीं लगेगा, जिसको हम निष्क्रिय परिवहन बोलेंगे। सक्रिय परिवहन में एटीपी लगेगा। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम पंप, पंप के द्वारा पहुंचाना। यस या नो? आई बात समझ में? अब ये कोशिका भित्ति वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, लिपिड, और मोजेक का मतलब प्रोटीन। तो अब देखो, इसको क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, गुलाब जामुन मॉडल। तो चाशनी क्या हो गई, लिपिड हो गई, गुलाब जामुन क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। अब मेरी एक बात सुनो, अब जैसे किसी कढ़ाई के अंदर गुलाब जामुन पड़े हैं, चाशनी के अंदर, अगर मैं उसको हिलाऊं, ठीक है, तो उसको हिलाता हूँ, तो वो चाशनी इधर उधर जाएगी, मतलब वो लिपिड इधर उधर जाएगा, ठीक है, और लिपिड के इधर उधर जाने के कारण प्रोटीन भी इधर उधर हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? लिपिड इधर उधर हुआ, ठीक है, तो लिपिड का भी तो मूवमेंट हुआ यहाँ पे, लिपिड का भी मूवमेंट हुआ, और लिपिड के इधर उधर मूवमेंट होने के कारण प्रोटीन का भी मूवमेंट हुआ। तो प्रोटीन का मूवमेंट तरलता पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ऐसे ऐसे वापिस ये बात बता रहा हूँ कि जो लिपिड होते हैं वो 3 तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। एक तो पार्श्विक, इधर का मॉलिक्यूल इधर आ गया, यस या नो, इधर का मॉलिक्यूल इधर आ गया, ये तो पार्श्विक हुई। रोटेशनल मॉलिक्यूल है, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा घूम गया, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप, जैसे इसी की बात करें, ये वाला है बाइड लेयर है, तो ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। अब यहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं, फ्लिपेज और फ्लॉपेज। आगे की कहानी नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली एपोप्टोसिस, कोशिका मृत्यु कैसे हो जाती है उसमें काम कर, लेकिन ठीक है कि कभी और डिटेल कोर्स करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये तो बात हो गई लिपिड की, और प्रोटीन की बात हुई। तो प्रोटीन, ये इधर का भी प्रोटीन ये इधर आ सकता है, ठीक है, और इधर का प्रोटीन ये इधर जा सकता है, और ये प्रोटीन पूरा का पूरा घूम भी सकता है। तो प्रोटीन है जो पार्श्विक गति करेगा और घूर्णन गति करेगा। आगे बात समझ में? तो ये पूरी की पूरी आपकी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दी, और सेल वॉल है अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है फिर बच्चों।